नमस्कार, मैं हूँ शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट भाग 3 का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र हैं। आज हम इस पाठ का तीसरा गद्यांश देखने वाले हैं। यह पृष्ठ क्रमांक 52 और 53 पर है। इस पर प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। कृति क्रमांक 1 अ या आ में पूछा जाता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। देखिए, ये तीसरा गद्यांश है। पहले दो गद्यांश में हमने इस तरह चर्चा की है। पहले भाग में हमने प्रदूषण की चर्चा की और ओजोन विघटन यह भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण ही है, ये देखा। दूसरे भाग में ओजोन गैस की परत है और ओजोन छतरी, यह जो संकल्पना है, इसकी चर्चा की। अब हम और गहराई से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं इस तीसरे गद्यांश में ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। देखिए, आवश्यकता आविष्कार के जननी है। एक का हम इस्तेमाल करने लगते हैं, उसमें दोष दिखाई देता है तो दूसरा आविष्कार हो जाता है, दूसरे में दोष दिखाई देता है, तीसरा आविष्कार हो जाता है। यानी यह तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है। एक का प्रयोग ही हम जिंदगी भर नहीं करते, हर एक में परिवर्तन होता रहता है। यही बात हम यहाँ देखने वाले हैं कि ओजोन गैस को खतरा पहुंचाने वाले ये रसायन किस तरह इसका आविष्कार होता जा रहा है और किस तरह ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहा है, ये हम इस गद्यांश में देखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ दो बड़े बड़े गद्यांश दो स्लाइड पर लिए हैं, इसलिए कि पहले इस परिच्छेद में यह ओजोन को धोखा पहुंचाने वाले दो रसायन देखने वाले हैं और इसी से आगे का जो परिचय है अगली स्लाइड पर, वो थोड़ा सा लंबा है, परंतु इसी से जोड़ कर लेना आवश्यक है क्योंकि इसी से संबंधित है। सीएफसी गैस या यौगिक से किस तरह हमारे ओजोन की परत को धोखा पहुंच रहा है, उसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। ये दोनों एक साथ देखना आवश्यक है, इसलिए दो परिच्छेद लंबे लंबे यहाँ लिए हैं। इनमें से पहला परिच्छेद, परीक्षा के लिए ये दो अलग अलग परिच्छेद पूछे जा सकते हैं, इनमें से भी थोड़ा काट दिया जाता है। ये 200 शब्दों का पहला परिच्छेद है, दूसरा 200 से भी ज्यादा शब्दों का है। दोनों परिच्छेदों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये पहला परिच्छेद देखिए। आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। ये देखिए, पहले भाग में ओजोन से संबंधित 4 प्रश्न उपस्थित किए थे। ओजोन है क्या, ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन की उपयोगिता क्या है, ओजोन के खतरे क्या क्या हैं, ये हम देखते जा रहे हैं। अभी तक हमने ओजोन है क्या ये देखा। अब दूसरा प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, इसके बारे में इस परिच्छेद में चर्चा हो रही है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। यहाँ दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातें हम देखनी है। प्रशीतक मतलब फ्रिज, जो आपके हर एक के घर में आज होता है। फ्रिज मतलब क्या, प्रशीतक मतलब क्या, फ्रिज में हमारी चीजें ठंडी रहती हैं। और ये प्रशीतक कैसे बनता है, तो इसके लिए प्रशीतन मतलब क्या, ठंडा करने की प्रक्रिया। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आज हर एक के घर में यह कीटनाशक मतलब घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए हीट वगैरह घर में होता है। वो हीट भी देखिए मारने के बाद ठंडा लगता है। कभी आपने प्रयोग किया, यह विष का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु जब हम उसे फव्वारा देते हैं तो कभी कभी हाथ को लगता है तो वो ठंडा महसूस होता है, यानी उसमें भी प्रशीतन की प्रक्रिया होती है। प्रसाधन सामग्री, आपको मालूम है ब्यूटी पार्लर में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो ठंडी होती है हाथ को लगते ही। दवाएं भी हैं जिसमें ये प्रशीतन का प्रयोग किया जाता है। रंग रोगन, यह शब्द युग में भी है। रंग तो आपको मालूम है, रोगन मतलब बूट पॉलिश करने के लिए गाढ़ा पदार्थ होता है, उसी तरह फर्नीचर पॉलिश करने के लिए भी होता है, वो भी ठंडा होता है। यानी ये सभी चीजें। और एयर कंडीशनिंग मतलब मालूम है आपको, एसी बड़े बड़े ऑफिस में होता है, घर में होता है, यानी घर को ठंडा बनाने के लिए। ये सभी
ठंडापन देने के लिए इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं और इसमें प्रशीतन की प्रक्रिया होती है, मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परंतु सन 1930 मतलब लगभग 80 साल पहले प्रशीतन करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था? अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। अमोनिया आपको मालूम है, आपने 8वीं 10वीं कक्षा में विज्ञान में अमोनिया वायु देखा है। अमोनिया वायु अपने नाक के नजदीक लेते ही हम बेहोश हो जाते हैं। या घर में भी अमोनिया होता है, आपको मालूम है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब गंधक, वह भी यह गैस भी विषैला है, तीक्ष्ण है, ये ध्यान में रखिए। अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल करके यह प्रशीतन किया जाता था 1930 के पहले। देखिए, मैंने पहले कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 1930 के पहले प्रशीतन के लिए इन गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। परंतु बाद में मालूम हो गया कि यह तीक्ष्ण है, विषैले हैं, तो इसमें परिवर्तन करने के लिए उस पर फिर से शोध कार्य शुरू हो जाता है और नए रसायनों को लेकर फिर प्रशीतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये हम देखने वाले हैं। पूरा लंबा परिचय मैं नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें समझाकर आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि हर बात में एक संकल्पना है, ये वैज्ञानिक संकल्पना है। आगे देखिए, 1930 से पहले प्रशीतन के लिए इन गैसों का इस्तेमाल किया जाता था। उचित मिलान के लिए ये पूछा जा सकता है, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। ये महत्वपूर्ण बात देखिए। लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां थी। यह कठिनाइयां, देखिए शब्द कैसा लिखा है, सूक्ष्मता से देखना। कठिनाई यह शब्द दिया जाता है और वचन परिवर्तन के लिए कहा जाता है। कठिनाई लिखते समय ये दीर्घ होता है, परंतु कठिनाइयां लिखते समय ये ह्रस्व होता है। ध्यान में जाता है, उसके ऊपर का रफार चला जाता है। उदाहरणार्थ, ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। इस तरह 1930 के पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, परंतु वैज्ञानिकों के ध्यान में आ गया कि ये तीक्ष्ण गैस हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए इस पर फिर से शोध शुरू हो गया। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। एक अरसे से मतलब बहुत लंबे समय से उन्हें एक विकल्प चाहिए था, मतलब इसके लिए कोई पर्याय होना चाहिए, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए वैज्ञानिक प्रशीतन के लिए दूसरी कौन सी गैस इस्तेमाल की जा सकती है, इस पर उन्होंने शोध कार्य शुरू किया जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। यानी अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह किसने ली? CFC ने। यानी ये थॉमस मिडले ने इसका शोध लगाया। ये थॉमस मिडले ने शोध लगाई हुई गैस है CFC। ये शॉर्ट फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और थोड़ा सा हाइड्रोजन भी इसमें होता है, और इनका यौगिक मतलब मिश्रण से CFC गैस तैयार हो गई। और यह प्रशीतन के लिए इसका इस्तेमाल 1930 के बाद होने लगा। तीसरा दशक मतलब 10 और 30 के दशक मतलब 1930 में। यहाँ जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके इस पार्ट में भी उचित मिलान के लिए पूछा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज या शोध या अनुसंधान किसने किया? थॉमस मिडले ने किया। यह महत्वपूर्ण बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना। और यह यौगिक मतलब ये मिलाकर इसमें केवल 3 ही गैस हमें दिखाई देते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। परंतु रसायन शास्त्र में यह CFC गैस कैसे बनती है, उसका रासायनिक सूत्र है, उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन इन परमाणु के योग से ये CFC गैस बन गई। और ये क्रांतिकारी किस लिए था? अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैसों की तीक्ष्णता थी, इसी से थोड़ी कम तीक्ष्णता थी, मतलब विषैलापन कम था, इसलिए इसका प्रयोग या इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं, क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे।
ये CFC गैस की विशेषता है, ध्यान में रखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिकों की विशेषताएं अथवा CFC गैस की विशेषताएं, ऐसा प्रश्न आकलन के लिए पूछा जाता है। यह रंगहीन है, गंधहीन है। गंधहीन मतलब उसे कोई गंध नहीं है। रंग अमोनिया को बहुत उग्र गंध होती है, इससे कोई गंध नहीं होती। अक्रियाशील है, मतलब तुम्हें मालूम है प्रयोगशाला में आपने देखा है HCl ये बोतल में रखा जाता है, अगर उसका वो जो खुला रखा जाता तो क्या हो जाता है, तुरंत वह ज्वलनशील होता है। यह ज्वलनशील नहीं, यह क्रियाशील नहीं, इसे रंग नहीं है, इसे गंध नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। यह सभी के ध्यान में आ गया और यह एक आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुआ। प्रशीतक मतलब फ्रिज, मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया में इस गैस का प्रयोग करना बहुत आसान होने लगा। यानी हमने दो बातें देखी। 1930 के पहले प्रशीतन के लिए, मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था, और 1930 के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC गैस का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि इसमें विशेष गुण थे, वह रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील और अज्वलनशील भी थे। यहाँ संजाल तैयार हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिकों की विशेषताएं अथवा CFC के गुण अथवा CFC के आदर्श CFC की विशेषताएं रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील, अज्वलनशील, ये चार महत्वपूर्ण मुद्दे 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। विलोमार्थी के लिए भी पूछा जाता है रंग रंगहीन, गंध गंधहीन, क्रियाशील अक्रियाशील, ज्वलनशील अज्वलनशील, इस तरह भी पूछा जाता है अगर संजाल के लिए नहीं पूछा गया तो। इस तरह यह आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। ये परिवर्तन है जो सृष्टि का अटल नियम है। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन। क्रांति मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। अब यहाँ एक आकलन कृति निकलती है। CFC गैस या यौगिकों का इसमें खूब इस्तेमाल होने लगा। इनमें किन किन में? घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इनमें से कोई भी 4 मुद्दे आपको 2 अंक के लिए लिखना है। रंग आपको मालूम है, रोगन मालूम नहीं है। रोगन क्या होता है? रंग रोगन। रोगन भी एक तरह का रंग होता है, परंतु बूट पॉलिश के लिए जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसमें ऑयल स्निग्ध होता है, तेल डाला जाता है, और वह पॉलिश करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वह गाढ़ा पदार्थ, उसे रोगन कहा जाता है, और वह भी ठंडा होता है। कभी हाथ लगाकर देखो, घर में बूट पॉलिश के लिए जो डबिया लाते हो, और वह जब पॉलिश करते समय हम उनमें से वह गाढ़ा पदार्थ लेते हैं तो हाथ को ठंडा लगता है। यानी कि हर बात को देखना है, परंतु सावधानता से। मैंने बताया है इसलिए प्रयोग करना नहीं। घरेलू कीटनाशक मैंने बता दिया, घर में हीट होता है कीड़े मकोड़े मारने के लिए। उसी तरह प्रसाधन सामग्री, ये सभी चीजें हाथ को ठंडी लगती हैं, क्योंकि इसमें CFC यौगिकों का प्रयोग ज्यादा होता है। यह एक आकलन कृति निकलती है। इस तरह इस परिच्छेद में 2 महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। 1930 के पहले प्रशीतन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, 1930 के बाद क्या इस्तेमाल किया जाने लगा, और यह जो हर एक वस्तु है यानी CFC गैस की किस तरह समाज में ज्यादा प्रयोग होने लगा, हर एक वस्तु में उसका प्रयोग किस तरह किया जाने लगा, यह हमने यहाँ देखा। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक, एक कला, एक स्किल का इसका रूपांतर हो गया। हाँ, यहाँ 2 बातें ध्यान में रखना। प्रशीतन इसका मतलब है ठंडा करने की प्रक्रिया, और प्रशीतक का अर्थ है फ्रिज, मतलब रेफ्रिजरेटर अपने घर में होता है वह। ये 2 बातें अलग अलग हैं, उचित मिलन के लिए पूछा जा सकता है। इसमें और एक परिच्छेद इसलिए जोड़कर लिया है क्योंकि पहले परिच्छेद में हमने CFC की निर्मिति कैसे हो गई और उसका इस्तेमाल किस तरह ज्यादा होने लगा ये देखा, और यहाँ हम देखने वाले हैं कि CFC में भी कोई दोष दिखाई देने लगे, और वह दोष भयंकर थे जिसके कारण ओजोन की परत को
छिद्र बड़ा हो गया। आजकल सीएफसी का प्रयोग नहीं, धीरे धीरे हमारे भारत में तो कब कब का ही बंद कर दिया है। अन्य देशों में अब भी सीएफसी का प्रयोग होता है। हाँ, भारत ने बंद किया और अन्य देशों ने किया क्योंकि पूरे सभी दुनिया के सभी देशों के ऊपर ओजोन की गैस की परत है, इसलिए भारत ने बंद किया है। इसलिए ओजोन का छिद्र कम होने वाला है नहीं, अन्य देश कर रहे हैं तो उसका परिणाम उस ओजोन गैस की परत पर होता है। धीरे धीरे भारत ने कम किया है और उसकी जगह आज हम HCFC का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु इसमें भी दोष दिखाई दे रहे हैं। इसी पर भी आजकल अनुसंधान चल रहा है। परंतु CFC गैस किस तरह खतरनाक है, इस पर अमेरिका के एक छात्र ने संशोधन किया, अनुसंधान किया और उन्होंने सभी दुनिया को बता दिया कि ये CFC गैस दिखने में बहुत भौतिक प्रगति करता है, क्योंकि हर एक को आजकल फ्रिज और AC की जरूरत होती है और उसमें CFC गैस का प्रयोग ज्यादा होने लगा। तब इस अमेरिकन वैज्ञानिक ने इस पर अनुसंधान करके दुनिया को बता दिया कि ये CFC गैस खतरनाक है और इसका प्रयोग करना बंद करना चाहिए। प्रारंभ में उसकी उपेक्षा की, उसका हंसी मजाक किया, परंतु ब्रिटिश की एक टीम ने, इस सर्वे टीम ने इस पर अध्ययन किया और यह वैज्ञानिक जो बताता है ये सही है या गलत है, उन्होंने पहचाना और मालूम हो गया कि वो बताता है उसका अनुसंधान कार्य सही है और इसे बंद करना चाहिए। और इसलिए धीरे धीरे सभी देशों में CFC गैस का प्रयोग करना बंद हो रहा है, क्रिया अभी भी चालू है, ये हम देखने वाले हैं। देखिए, CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। देखिए, आजकल प्लास्टिक की बात यही है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, यूज और थ्रू करके हम इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, परंतु उसका आगे क्या होता है, उसका अपघटन होता है का प्लास्टिक का, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए आजकल प्लास्टिक बंदी यह अभियान चलाया गया है और प्लास्टिक पर बंदी डाल दी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद उसका अपघटन नहीं होता, मतलब उसे नष्ट करने का कोई तरीका दुनिया को मालूम नहीं है। निर्माण करने का तरीका मालूम हो गया है, परंतु उसका नाश करने का तरीका मालूम नहीं है, इसलिए समस्या उपस्थित हो गई है। उसी तरह CFC यौगिकों की है। यह CFC यौगिकों का एक खास गुण है। यहाँ पर आकलन के लिए कृति पूछी जाती है। CFC यौगिकों का एक खास गुण क्या क्या है, ये नष्ट नहीं होते, मतलब CFC यौगिकों से बनी हुई चीजें नष्ट करने का कोई तरीका मालूम नहीं है। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन में इसका विलय नहीं किया जाता, ये दूसरी विशेषता है। न ही अपघटन, मतलब उसका नाश नहीं किया जा सकता, इसका नाश ही नहीं होता है। ये पानी में भी नहीं घुलते, मतलब पानी में डालने पर इसमें भी वे नहीं घुलते हैं। ये चार विशेषताएं ध्यान में रखिए। CFC यौगिकों के गुण कौन कौन से हैं, ये नष्ट नहीं होते, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, इनका अपघटन नहीं होता है, ये पानी में नहीं घुलते हैं। देखिए, कागज का इस्तेमाल करने पर हम पानी में डाल देते हैं तो वह किसी न किसी तरह से उसी तरह कागज नहीं रह जाता, थोड़ा सा घुलता है और इसका इस्तेमाल अन्य चीजें बनाने के लिए किया जाता है, परंतु पानी में प्लास्टिक डालने पर वो उसमें नहीं घुलता है, वो वैसा ही रहता है। और इस तरह यह CFC यौगिक तो अच्छा है, उसमें क्रांति हो गई, फ्रिज या एयर कंडीशनर में इसका इस्तेमाल होने लगा, परंतु इसका इस्तेमाल करने के बाद उसे नष्ट कैसे करना है यह सभी को मालूम नहीं हो रहा था। तब अमेरिकी का एक वैज्ञानिक FS रोलैंड CFC गैस के खतरे पर जिन्होंने संशोधन या अनुसंधान या शोध किया है, उसका नाम है FS रोलैंड। इसका शोध किसने लगाया, मिडले ने, और इस पर यह खतरनाक है इसका शोध किसने लगाया, रोलैंड ने। ये दो बातें ध्यान में रखना है, दो वैज्ञानिकों के नाम इसमें आ गए हैं। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया, अनुसंधान मतलब शोध किया, रिसर्च किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। यह क्या, हर एक के घर में CFC यौगिकों का इस्तेमाल हो रहा है और यह खतरनाक है। इस वैज्ञानिक ने इस पर शोध पत्र प्रकाशित करने पर पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ये क्या, हम गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था
कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। तब तक हमने धरती के ओजोन का जो परत है वह बहुत हमने उसे नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि हमने बहुत सारे CFC का इस्तेमाल किया था। एक देश नहीं तो दुनिया के 200 देशों ने इसका इस्तेमाल किया था और इसका दुष्परिणाम ओजोन की परत पर हो गया था और बहुत सारी वो ओजोन की परत छिद रही थी, नष्ट हो रही थी। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी, मतलब कोई महत्व नहीं दिया, ये क्या बताता है, इस तरह उसकी ओर इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। जो सबसे पहले शोध लगाता है तो उसे पागल समझा जाता है वैज्ञानिक को। यह आतंकित पर्यावरणवादी है, यानी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए परंतु अति पर्यावरणवादी है, ऐसा कैसा हो सकता है, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे कैसे ओजोन की परत को खतरा पहुंचता है। इस तरह उसका उपहास किया, खिल्ली उड़ाई, उपेक्षा की। परंतु ब्रिटिश सर्वे टीम ने जब रोलैंड के अनुसंधान किए हुए कार्य पर जब उन्होंने उस पर कार्य किया तब ये सही साबित हो गया, रोलैंड सही बताता है। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफी छीज चुकी है। छीजना मतलब क्षय हो रहा है। दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में इसका बहुत कुछ छिदना प्रारंभ हो गया था और उसकी वजह से वहां एक बड़ा छिद्र हो गया है। ये CFC गैस के कारण ही ओजोन की परत को बहुत बड़ा छिद्र हो गया है। ये ब्रिटिश सर्वे टीम ने इसका कार्य किया, वहां जाकर उन्होंने देखा, क्योंकि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र ये बहुत ठंडा होता है, वहां जाकर उन्होंने देखा कि ओजोन गैस की परत को बहुत नुकसान पहुंच गया है और रोलैंड जो बताता है वो सही है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। यानी अमेरिकी का उपग्रह, ये भी ध्यान में रखिए, निम्बस, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है इस उपग्रह ने कि उन्होंने चित्र भेज दी कि रोलैंड जो बताता है कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत को एक बहुत बड़ा छिद्र पड़ गया है और ओजोन की परत छिद रही है, मतलब उसका क्षय हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ये निम्बस उपग्रह ने भी बता दिया। ये उचित मिलान के लिए पूछा जाता है अमेरिकी उपग्रह निम्बस। और भी एक पत्रिका का नाम आ गया है नेचर। ये रोलैंड ने जो अनुसंधान किया था वो सबसे पहले नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अमेरिका से निकलने वाली यह पत्रिका है। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन का न रोका गया तो ओजोन परत के छिदने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक तरह के त्वचा संबंधी व्याधियां मतलब बीमारियां फैलेंगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी और आज हैं पूरी दुनिया में त्वचा कैंसर से बहुत लोग पीड़ित हैं, क्योंकि यह तापमान की वृद्धि धरती पर हो गई है। उस क्षेत्र से, मतलब जहाँ छिद्र हो गया है वहां से पराबैंगनी किरणें धरती पर आती है और कुछ लोगों की त्वचा को अतिनील किरणें सहन नहीं होती और उन्हें त्वचा का कैंसर होता है। ये चेतावनी इस ब्रिटिश सर्वे टीम ने दी है और इसके बाद धीरे धीरे CFC गैस का प्रयोग कम होने लगा। CFC के बजाय HCFC का भी प्रयोग होने लगा। HCFC का परिणाम क्या होगा इस किताब में नहीं दिया, परंतु ग्रीन हाउस आप देखते हो वहां जो HCFC का प्रयोग किया जाता है वहां कार्बन 1000 गुना बढ़ता है, इसलिए ग्रीन हाउस का कार्य भी अब कम हो गया है, धीरे धीरे वह भी कम किया जा रहा है। मैंने प्रारंभ में बता दिया था आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज आवश्यकता है यह ओजोन की परत को बचाना, इसलिए इस पर आविष्कार मतलब अनुसंधान हो रहा है, शोध कार्य हो रहे हैं और नए नए तरीके ढूंढने का कार्य दुनिया कर रही है। ओजोन की परत को बचाने का प्रयास हर देश कर रहा है, ये लेखक ने बताया है। यह पाठ लेखक ने जिस समय लिखा उस समय बहुत गंभीर समस्या थे। अब इस पर बहुत कार्य हो रहा है और हो चुका है, ये भी हम देखने वाले हैं।
देखिए, अभी तक हमने दो लंबे लंबे परिच्छेद देखे हैं। ये परीक्षा के लिए अलग अलग पूछे जाने वाले हैं। पहले परिच्छेद में हमने अमोनिया ओजोन के बारे में बताया और बाद में सीएफसी का यौगिक मतलब योग कैसा बन गया है, इसका इस्तेमाल किस तरह बढ़ गया। और दूसरे परिच्छेद में महत्वपूर्ण बात बताई, सीएफसी गैस का जब बहुत पैमाने पर उसका प्रयोग हो रहा था, उसी समय अमेरिकन वैज्ञानिक ने उस पर वो किस तरह खतरनाक है इस पर शोध कार्य किया, वो दुनिया के सामने लाया। ब्रिटिश सर्वे टीम ने इसे पुष्टि दी। फिर अमेरिका के निम्बस उपग्रह ने उसके चित्र खींच दिए। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का ओजोन परत छिद रही है, उसे बहुत बड़ा छिद्र हो गया है, ये बता दिया और दुनिया को सतर्क किया। धीरे धीरे सीएफसी गैस का प्रयोग कम होने लगा और इसके बदले HCFC का प्रयोग होने लगा, परंतु वह भी खतरनाक साबित हो गया। उसका भी प्रयोग अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये दो परिच्छेद देखे हैं। अब इस पर आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति हम देखने वाले हैं। देखिए, आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों की विशेषताएं, यह मैंने स्पष्ट दिया है। परीक्षा के लिए सीएफसी की विशेषताएं ऐसा भी पूछा जाएगा, परंतु सीएफसी मतलब क्या है? सी मतलब क्लोरीन, एफ मतलब फ्लोरीन और सी मतलब कार्बन, और यौगिक मतलब इनका योग, रासायनिक मिश्रण या रासायनिक सूत्र है, और इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन भी होता है। और इनकी विशेषता क्या है? ये रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील है और अज्वलनशील है, इसलिए यह संजाल के लिए पूछा जाता है। दूसरी आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। सीएफसी यौगिकों का इनमें खूब इस्तेमाल होने लगा। जब क्रांति हो गई, सीएफसी गैस की निर्मित होने पर, उसका शोध होने पर समाज में क्रांति हो गई और इनका किन किन में उपयोग होने लगा? फ्रिज, एयर कंडीशनर, प्रसाधन सामग्री, दवाएं और भी हैं। इनमें से कोई भी चार आपको यहाँ लिखना है। अगली आकलन कृति देखिए, उचित मिलान कीजिए। मैंने उचित मिलान करके दिया है। ये आगे वाला है, उल्टा सीधा करके दिया जाता है और आपको ठीक ढंग से इस तरह उचित मिलान करना है। प्रशीतक मतलब फ्रिज, तीक्ष्ण गैसें, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये पहले परिच्छेद पर है। आकलन कृति ध्यान में रखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज या अनुसंधान किसने किया? थॉमस मिडले। ठंडा करने की प्रक्रिया, प्रशीतन, ये दोनों बातें ध्यान में रखना। प्रशीतक फ्रिज और प्रशीतन ठंडा करने की प्रक्रिया, ये दोनों भी बातें महत्वपूर्ण हैं। अब दूसरे परिच्छेद पर यह आकलन कृति है। देखिए, लिखिए सीएफसी यौगिकों के गुण क्या हैं? सीएफसी का निर्माण हो गया, उसका उपयोग होने लगा। उपयोग होने के बाद वह कहाँ फेंकना, इसका नाश कैसा करना, ये किसी को मालूम नहीं था। इसी पर यह विषय है। उनके गुण क्या हैं? ये नष्ट नहीं होते हैं, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन में वे नहीं मिलते हैं। इनका अपघटन नहीं होता है, मतलब उनका ह्रास या नाश नहीं किया जाता है। ये पानी में भी नहीं घुलते हैं और इसी कारण सीएफसी पर आगे इस पर अनुसंधान का कार्य हो गया, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद उसे किस तरह नष्ट करना यह मालूम नहीं था। यह इसका गुण था। अगली आकलन कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए, इसके लिए भी पूछा जाता है, या उचित मिलान कीजिए के लिए भी पूछा जाता है। सीएफसी यौगिक पर अनुसंधान किसने किया? एफ.एस. रोलैंड, ये लैंड नहीं कहना, रोलैंड कहना। और इस पर और भी अमेरिकन वैज्ञानिक एफ.एस. रोलैंड, यह भी पूछा जा सकता है। और भी एक प्रश्न है, यहाँ नहीं दिया है। रोलैंड का लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? नेचर पत्रिका, यह भी ध्यान में रखना। ओजोन की परत काफी छिद चुकी है। छिदना मतलब वह उस परत का क्षय होना, मतलब क्या छिदना मतलब क्षय होना, ह्रास होना, उसे छिद्र हो जाना। दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जहां छिद्र हो गए हैं उसके चित्र धरती पर भेज दिए हैं। परावैंगनी किरणें, त्वचा का कैंसर, ये तो हम पहले भाग से देखते आए हैं कि हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो परावैंगनी किरणें ये ओजोन को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन उस पर नियंत्रण करता है, परंतु छिद्र पड़ने पर वह धरती पर आ जाती है और त्वचा का कैंसर होता है। अब शब्द संपदा देखिए, दो परिच्छेद पर दो निकाली है। पहली है वचन परिवर्तन कीजिए। व्याधि, व्याधियां, ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है। व्याधि, धी देखिए दीर्घ है, बहुवचन करते समय वह ह्रस्व होती है। व्याधियां, गैस,
ज्ञासे, ज्ञासे लिखते समय से पर अनुस्वार देना महत्वपूर्ण है। कठिनाई, कठिनाइयां, यह इसमें परिवर्तन सूक्ष्मता से देखना। दवा, दवाएं, ये बहुत आसान है। ये दूसरी आकलन कृति देखिए, विलोम शब्द लिखिए। यह है विघटन, संगठन। विघटन मतलब अलग अलग करना, संगठन मतलब इकट्ठा करना। लाभ, हानि, दक्षिण, उत्तर, ये तो मालूम है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये विलोम शब्द है। वृद्धि, ह्रास, ह्रास, क्षय, नाश। वृद्धि मतलब बढ़ना और ह्रास मतलब नष्ट होना। और दोनों परिच्छेद में भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में कहा है, क्योंकि अनुसंधान किया जाता है, नई बात समाज में आ जाती है, क्रांति हो जाती है, प्रगति होती है, परंतु इन्हीं में से कुछ समस्याएं निर्माण होती है। इस पर यह अभिव्यक्ति है। देखिए, भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, भौतिक विकास हासिल करने के लिए धरती पर संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। जैसे जंगल काटकर शहरों को बसाया जा रहा है, जिससे वन संपत्ति का नाश हो रहा है। केवल 3-4 उदाहरण दिए हैं, आपने पर्यावरण में बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं, यहाँ लिख सकते हो। यह पर्यावरण पर असंतुलन होने के अनेक उदाहरण है, जैसे कि रसायनों का खेती में ज्यादा उपयोग होने के कारण जमीन क्षार पीड़ित हो गई है, ये भी उदाहरण ले सकते हो। अथवा ये डॉल्फी वगैरह आवाज की जो यंत्रों का समाज में धूमधाम से प्रयोग किया जाता है, इससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या निर्माण हो जाती है। कारखानों के रासायनिक द्रव्य जल प्रवाह में छोड़कर जल स्रोत प्रदूषित किया जाता है, परिणाम स्वरूप पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। सीएफसी यौगिकों का फ्रिज, एयर कंडीशनर, दवाएं आदि में खूब इस्तेमाल होता है, परंतु उसका अपघटन नहीं होता है, मतलब नाश करने की प्रक्रिया नहीं है। परिणाम स्वरूप ओजोन की परत छिजती है या उसका छिद्र बढ़ता है। इससे धरती पर स्थित सजीवों का जीवन खतरे में आ सकता है। अगर ये छिद्र बढ़ा गया तो धरती पर जो जीवन है, सजीवों का जीवन है, खतरे में आ सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और दुनिया इसके प्रति सचेत हो गई है, सावधान हो गई है, धीरे धीरे इस पर प्रयास कर रही है, परंतु प्रगति के पीछे भागने वाले लोग आज भी फ्रिज, एयर कंडीशनर जरूरत न होकर भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी कारण समस्या बढ़ती है। यानी भौतिक विकास मतलब हमारी अति महत्वाकांक्षा और प्रगति के पीछे भागने वाले ये मनुष्य ये समस्याएं निर्माण कर रहे हैं। इन समस्याओं को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, ये बताने का प्रयास यहाँ हो गया है। और यहाँ ये 2 परिच्छेद एक साथ लेकर दोनों पर की आकलन कृतियां यह समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।